गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इनकम टैक्स के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताऊंगी कि हमें रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट करना है। फर्स्टली तो हमें रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट ही क्यों करना है इनकम टैक्स में, बिकॉज जिसका हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर रहे हैं फ़िलहाल हमें उसके बारे में बताना चाहिए, और हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बारे में भी बताना चाहिए। तो अब सबसे पहले मैं रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों कैलकुलेट कर रही हूँ, क्योंकि जिस पर्सन का आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि वो इंडिया का रेजिडेंट है भी या नहीं है। अगर वो इंडिया का रेजिडेंट है तो वो यहाँ टैक्स पे आउट करेगा, अदरवाइज वो यहाँ टैक्स पे आउट क्यों करेगा। तो इसके लिए उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें कुछ गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं कि कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कब माना जाता है, कब रेजिडेंट इन इंडिया माना जाता है। उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पर्सन क्या होता है। पर्सन मीन्स इंडिविजुअल प्लस एओपी प्लस पार्टनरशिप फर्म प्लस कंपनी। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल का ही रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट होता है, पार्टनरशिप फर्म का भी रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट होता है। ऑब्वियस है, जिसका आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे हर उस पर्सन का आपको रेजिडेंशियल स्टेटस तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, चाहे वो कंपनी है। इसलिए पर्सन की कैलकुलेशन में, पर्सन के डेफिनेशन में इंडिविजुअल, एओपी, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, हर चीज़ कैलकुलेट होती है। अब लेकिन फ़िलहाल हम इस क्लास में इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करेंगे, बाकी पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फिलहाल इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो रेजिडेंट इन इंडिया है या नहीं, या नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, जिसे आप एनआरआई भी कहते हैं। एनआरआई मीन्स नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, जो बाहर का रेजिडेंट है। अब हम बात करेंगे रेजिडेंट इन इंडिया के लिए गवर्नमेंट ने क्या रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। रेजिडेंट इन इंडिया, जिसे मैं आरआई की फॉर्म में बात करूंगी, रेजिडेंट इन इंडिया आरआई। इसके लिए हमें अब अगर बात करते हैं हम, अगर कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से वो रेजिडेंट इन इंडिया बन जाता है, वो डिस्क्राइब हो जाता है कि वो रेजिडेंट इन इंडिया है, उसके बाद फिर बात आती है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट जस्ट लाइक जो आज तक अभी इंडिया से बाहर गया ही नहीं, पर मैं ऐसा नहीं कह सकती कि वो कोई इंडिया से बाहर नहीं गया तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नो। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम ये पता करते हैं कि रेजिडेंट इन इंडिया के लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस है। हम आरआई के लिए कुछ कंडीशंस की बात करते हैं कि उसके लिए क्या कंडीशंस बनाई गई हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन क्या है, ही इज इन इंडिया। मैं इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, नॉट पर्सन, ओनली इंडिविजुअल। ही इज इन इंडिया फॉर 182 days और मोर इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मीन्स जिस ईयर का आप इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और हर ईयर के लिए हर पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस दोबारा से कैलकुलेट किया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस ईयर में कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है तो कंपल्सरी है कि वो नेक्स्ट ईयर में भी रेजिडेंट ही होगा। इट्स नॉट कंपल्सरी। हर ईयर में दोबारा से नए तरीके से हर पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रीवियस ईयर में अगर कोई पर्सन 182 days और मोर इन इंडिया है तो उसे हम रेजिडेंट इन इंडिया कह सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन। नाउ और ही इज इन इंडिया, दिस इज कंडीशन नंबर 2। ही इज इन इंडिया फॉर 730 days or more in प्रेसीडिंग के साथ मैं एक और वर्ड ऐड करती हूँ, इमीडिएटली प्रेसीडिंग। इमीडिएटली प्रेसीडिंग मैं अभी आपको डिस्क्राइब करती हूँ। इमीडिएटली प्रेसीडिंग इन 7 years,
immediately preceding in 7 years, and he is in India for 60 days or more in previous year. अब फर्स्टली मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ एंड और एंड वर्ड आप जब भी इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जब भी मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस हो, सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, आप कोई भी टॉपिक इनकम टैक्स का कैलकुलेट करें, इन दो वर्ड की रेलिवेंसी आपके लिए हमेशा रहेगी। और एंड वर्ड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने आपको दो कंडीशंस डिस्क्राइब की हैं, इन दो कंडीशंस के बीच में मैंने और वर्ड लिखा है। मीन्स कि अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है तो वो रेजिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। और मीन्स दोनों में से कोई एक। एंड, और मैंने एंड वर्ड क्यों लिखा है कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी ज़रूरी है, दोनों एक साथ फुलफिल होनी ज़रूरी है। अब बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की, कि अगर कोई इंडिविजुअल 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहा है इन प्रीवियस ईयर, जिस ईयर का हम इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो रेजिडेंट इन इंडिया बन जाएगा। अगर वो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर देता है तो इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं रहेगी हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमें तो कोई एक ही कंडीशन फुलफिल करनी है। जब उसने फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल कर दी है तो हमें सेकंड की देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, देन वी गो फॉर सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन के लिए सबसे पहले मैं क्या देखूंगी, ही इज़ इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, कि वो इंडिया में 60 डेज होना चाहिए। अगर कोई इंडिविजुअल 182 डेज नहीं है तो उनको अगर 60 डेज भी होता है तो भी वो रेजिडेंट बन सकता है। बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि 60 डेज के साथ साथ एंड वर्ड, मैंने इसके साथ एंड सेकेंड कंडीशन में मैंने दो चीज़ें यूज़ की हैं, दो कंडीशंस यूज़ की हैं, लेकिन उन दोनों कंडीशन में मैंने एंड वर्ड यूज़ किया है। मतलब अगर कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल 182 डेज नहीं फुलफिल करता है तो वही गो फॉर सेकेंड कंडीशन, पर सेकेंड कंडीशन में उसे दो कंडीशंस एक साथ फुलफिल करने पड़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उसे 60 डेज होना पड़ेगा, एंड उसके साथ साथ इन लास्ट 7 प्रेसीडिंग ईयर्स, प्रेसीडिंग प्रीवियस ईयर के बाद जो 7 ईयर्स हैं उसमें उसे इंडिया में 730 डेज होना चाहिए। देन वी गो फॉर रेजिडेंट इन इंडिया। अगर कोई इंडिविजुअल 730 डेज, 7 लास्ट प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में इंडिया में रहा है और उसके साथ साथ वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहा है तो वो रेजिडेंट इन इंडिया बन जाता है। मीन्स कि प्रीवियस ईयर में उसे 60 डेज की कंडीशन फुलफिल करनी है और उससे पिछले 7 सालों में उसे 730 डेज की कंडीशन फुलफिल करनी है। तो वो अगर 182 डेज नहीं भी है तो भी वो रेजिडेंट इन इंडिया बन जाएगा। ठीक है। अब बात आती है एनआरआई की। अगर वो रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है तो ऑब्वियसली कि वो एनआरआई है, वो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है। मतलब वो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। दोनों कंडीशन में से कौन सी? वो लास्ट प्रीवियस ईयर में 182 डेज भी नहीं था और वो लास्ट प्रीवियस ईयर में 60 डेज भी नहीं था, तो वो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया आ जाएगा। तो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया के लिए क्या कंडीशंस बनती हैं? फर्स्ट कंडीशंस बनती हैं ही इज इन इंडिया फॉर लेस देन, क्योंकि 182 डेज से लेस रहना उसको, किस लिए? नॉन रेजिडेंट के लिए। फॉर लेस देन 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। अगर कोई इंडिविजुअल लास्ट प्रीवियस ईयर में 182 डेज से लेस इन इंडिया था तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। अब इसके साथ साथ अब इसमें मैं वर्ड क्या यूज़ करूँगी? एंड। क्यों? क्योंकि नॉन रेजिडेंट होने के लिए उससे दोनों कंडीशंस, अब मैं इसमें वर्ड यूज़ करती हूँ एंड, क्योंकि नॉन रेजिडेंट होने के लिए उसे दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं करनी है। ना उसे 182 डेज रहना है प्रीवियस ईयर और ना उसे 60 डेज रहना है।
अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं करेगा तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। देन ही इज इन इंडिया फॉर लेस देन 60 days इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज से लेस था। अगर 60 डेज से मोर हो जाएगा तो वो रेजिडेंट हो जाएगा, अगर 60 डेज से लेस है तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। एंड ही इज इन इंडिया फॉर लेस देन 730 days in immediately preceding 7 years. Okay, then this is the conditions for non-resident कि अगर वो 182 डेज की कंडीशन भी फुलफिल नहीं करता है, 60 डेज की भी फुलफिल नहीं करता है, तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। देन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।